नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है मानव भूगोल। आज अपन मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वह 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, देखो शुरुआत करते हैं मानव भूगोल की। अब देखो, मानव भूगोल को समझने से पहले आपको भूगोल विषय के बारे में समझना पड़ेगा, भूगोल के बारे में। अब देखो, भूगोल का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अब देखो, भूगोल है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन मतलब पृथ्वी पे जितने भी भूदृश्य हैं हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। मानव है, जीव जंतु है, प्राकृतिक वातावरण है, नदियाँ, पठार, पर्वत वगैरह, ठीक है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी का संबंध है जैसे सूर्य से है, ग्रहों से है, ब्रह्मांड से है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन करते हैं अपन भूगोल विषय के अंतर्गत, ठीक है। भूगोल विषय के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, भूगोल की शाखाएं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। भूगोल की दो मुख्य क्षेत्र हैं, इसके दो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो है भौतिक भूगोल, ठीक है, और एक है मानव भूगोल। ये दोनों भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और फिर इनके भी उपक्षेत्र हैं, जो उपक्षेत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए गए थे। हाँ, भौतिक भूगोल। अब देखो, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, ठीक है। भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, आओ इसको समझते हैं। भौतिक भूगोल, हाँ देखो, भौतिक भूगोल क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित जो भी प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण जैसे हाँ, पर्वत है, पठार है, जल है, जीव है, नदियाँ हैं, वनस्पति वगैरह सब, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक वातावरण हो गया, ये सभी भौतिक दृश्य हो गई, ठीक है ना। तो इन सब का अध्ययन आता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। इन सभी प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आओ मानव भूगोल, देखो नेक्स्ट। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, तो देखो, प्राकृतिक वातावरण वही भौतिक भूगोल, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जो भी भौतिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, प्लस मानवीय क्रियाएं, इनका अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक वातावरण, ठीक है ना, और मानवीय क्रियाओं के मध्य जो संबंध होता है, उन सब का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। अब प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वो सब कुछ आ गया, पर्वत, पठार, जल, जीव, नदियाँ, वनस्पति वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है ना। ये सभी प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आ गया। और प्लस इस प्राकृतिक वातावरण का मानव से क्या संबंध है, यानी मानवीय क्रियाओं से, ठीक है ना। तो मनुष्य का इससे क्या संबंध है, यानी मनुष्य किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है और प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार से मानव को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। चलो आओ अब मानव भूगोल की परिभाषा समझते हैं। देखो, मानव भूगोल का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया कि मानवीय क्रियाएं, जो मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है पृथ्वी पर, ठीक है ना, वो क्रियाएं और प्राकृतिक जो वातावरण है उनके मध्य में जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अध्ययन आपको समझ में आ गया। अब देखो, मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले नाम आता है मानव भूगोल की परिभाषाओं में रेटजेल महोदय का, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। अब देखो, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के थे फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, और इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखो, इन्होंने एक
प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेटजेल की प्रमुख पुस्तक प्रसिद्ध, ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है इसका। अधिकतर एग्जाम में इस पुस्तक का नाम देके या तो इसके जो रचयिता थे उनका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर रचयिता का नाम देके उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना ये पुस्तक। हाँ देखो, एंथ्रोपोजियोग्राफी में जो रेटजेल महोदय हैं उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। आओ देखो वो परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, मानव भूगोल, इनके अनुसार देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल महोदय ने दी थी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब देखो यहाँ पे देखो, धरातल मैंने आपको बताया था, धरातल आ गया प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत और मानव समाज आ गए मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत। यानी मानव समाज जो भी क्रियाएं करता है, जो भी कार्य करता है, ठीक है ना, उस कार्य का, उन क्रियाओं का धरातल से या प्राकृतिक वातावरण से जो संबंध है, उस संबंधों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। देखो, अर्थ तो वही है, सारांश तो वही है, परंतु बस वर्ड चेंज है इसमें। रेटजेल महोदय ने अपनी जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है वो है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और देखो, अपन को इस परिभाषा को सेम टू सेम ऐसे के ऐसे याद करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी, जैसे मान लो कोई भी विद्वान होता है, ठीक है ना, तो विद्वान द्वारा जो परिभाषा दी जाती है, वैज्ञानिकों द्वारा, विद्वान द्वारा जो परिभाषाएं दी जाती है, वो परिभाषा अपन को वैसे के वैसे याद करनी होती है। अब ये जो परिभाषा है, ये मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के बताया आपको, तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इनकी जो ये पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें ये परिभाषा बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिखित है। तो अपन को भी ये परिभाषा बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एलन सैंपल के बारे में पढ़ते हैं। एलन सैंपल ये रेटजेल महोदय की प्रमुख शिष्या थी, ठीक है, और एलन सैंपल थी अमेरिकन भूगोलवेत्ता, अमेरिका की थी एलन सैंपल, और ये रेटजेल महोदय की प्रमुख शिष्या हुआ करती थी। तो इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है। आओ, इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। एलन सैंपल महोदय कहती है कि मानव भूगोल चंचल मानव ये तो मानव जो होता है, देखो मानव चंचल स्वभाव होता है, मानव का क्या होता है? चंचल स्वभाव होता है, यानी वह हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएं करता ही रहता है, ठीक है ना। और जो अपनी पृथ्वी होती है वह भी अस्थायी होती है, पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती रहती है, गति करती रहती है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव, इनके मध्य जो भी परिवर्तनशील संबंध है, ठीक है ना, उन सबका अध्ययन ही मानव भूगोल है। ये परिभाषा दी एलन सी सैंपल ने, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट विडाल डी ब्लास के बारे में पढ़ते हैं। विडाल डी ला ब्लास, ठीक है, ये है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। विडाल डी ला ब्लास कौन से हैं? फ्रांस के हैं, ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है और इनको फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। फ्रांस में मानव भूगोल का प्रचार करने वाले, या ऐसा मान लो कि एक प्रवर्तक के रूप में उभर कर सामने आए थे फ्रांस में विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। और संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक, इन्होंने एक विचारधारा दी थी संभववाद। ये संभववाद, नीतिवाद और नवनीतिवाद, ये जो विचारधाराएं मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा ये विचारधाराएं क्या थी, ठीक है। तो संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक थे विडाल डी ला ब्लास और ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अब इनके अनुसार देखो इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी, आओ वो पढ़ते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार, पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। अब देखो इनकी परिभाषा का भी अर्थ यानी सारांश वही है, ठीक है ना, बस वर्ड थोड़े चेंज है, ठीक है ना। जो भी भूगोलवेत्ता होते हैं, जैसे विद्वान होते हैं, ठीक है ना, वो किसी चीज़ की परिभाषा देते हैं तो सबकी परिभाषाओं में क्या होता है, वर्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं, बाकी उनके जो सारांश होता है, अर्थ होता है, अर्थ एक ही निकल कर सामने आता है। अब देखो इनकी परिभाषा का भी अर्थ निकल के वही सामने आ रहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के जो पारस्परिक संबंध है उन सबको क्या होता है, एक नया विचार देता है। अब देखो इस पारस्परिक संबंध में नए विचारों में क्या क्या शामिल है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को जो भी नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है वो, प्लस
उस पर निवास करने वाला जो मानव है, जीव है, उनके मध्य संबंध, उन संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन या ज्ञान, ठीक है, वो शामिल है। तो अब देखो इस परिभाषा का भी अर्थ क्या है, बिल्कुल सारांश वही है कि मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक वातावरण, ठीक है ना। प्राकृतिक वातावरण, पृथ्वी पर जो धरातल है वो धरातल, और जो मनुष्य हैं उस धरातल से संबंधित किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से क्रिया करके उसको प्रभावित करता है, और किस प्रकार से जो धरातल है या फिर जो प्राकृतिक वातावरण है वो किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। अब आओ देखो इनका थोड़ा सारांश देख लेते हैं। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव व पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये तीनों जो परिभाषाएं हैं इन सब का सारांश है, ठीक है। मानव भूगोल क्या है, वह विज्ञान है जिसमें मानव व पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक वृक्ष है, ठीक है ना, एक वृक्ष है और एक वृक्ष है, अब वृक्ष आ गया इसके अंतर्गत भौतिक वातावरण के अंतर्गत यानी प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत, और एक मानव है, ठीक है। अब देखो मानव और वृक्ष इन दोनों के मध्य क्या अंतर संबंध है। जैसे वृक्ष से मनुष्य को लकड़ी प्राप्त होती है, उससे फल प्राप्त होते हैं, छाया प्राप्त होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है, ये सब कुछ मानव से, वो वृक्ष से मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के मध्य में जो संबंध होगा, ठीक है, उस सब का अध्ययन करेंगे अपन मानव भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव व पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का प्रादेशिक आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल का अर्थ आपको और परिभाषा समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम में यदि आपसे मानव भूगोल की परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है ना, तो आप किसी भी एक महोदय की परिभाषा लिख सकते हो। जैसे रेडजल की परिभाषा लिख सकते हो, एलन सैंपल की परिभाषा लिख सकते हो। रेडजल और एलन सैंपल इनकी परिभाषा काफ़ी ईजी है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है, इनमें से किसी एक की परिभाषा लिखनी है और फिर थोड़ा आपको सारांश भी लिखना है, ठीक है। हाँ चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है, यानी नेचर, ठीक है ना। अब देखो मानव भूगोल की प्रकृति को समझते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल विषय का यदि अपन अध्ययन कर रहे होते हैं तो मानव भूगोल विषय के अध्ययन में जो मानवीय क्रियाकलाप है वो उसके केंद्र बिंदु होते हैं। यानी मानव भूगोल विषय के अध्ययन का आधार केंद्र बिंदु होते हैं मानवीय क्रियाकलाप। अब मैंने आपको अर्थ बताया था मानव भूगोल विषय का, तो अपन ने अर्थ जब पढ़ा था तो एक मिनट उसको रिवाइज करो। क्या था अर्थ कि प्राकृतिक वातावरण और जो मानवीय क्रियाकलाप है उनके मध्य जो पारस्परिक अंतर संबंध पाया जाता है वो ही कहलाता है मानव भूगोल। अब देखो मानव भूगोल के अंदर किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य के क्रियाकलापों का, इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है उन सबका अध्ययन किया जाता है किसमें, मानव भूगोल में, ठीक है। तो मानवीय क्रियाकलाप इसके क्या हो गए, केंद्र बिंदु हो गए। क्यों, क्योंकि यदि अपन सिर्फ मानवीय क्रियाकलाप को हटा देते हैं और सिर्फ प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं तो वो आ जाएगा फिर भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत। किस विषय के अंतर्गत आ जाएगा, भौतिक भूगोल। अब यदि मानव भूगोल विषय का यदि अपन को अध्ययन करना है, उसकी प्रकृति को समझना है, तो उसमें मानवीय क्रियाकलाप इसके केंद्र बिंदु होते हैं, अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे आओ। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य है उन सबका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य जैसे कृषि ले लो, खनन कार्य ले लो, आप बस्तियां ले लो, यातायात ले लो, परिवहन ले लो, ये सब कुछ क्या है, मानव निर्मित दृश्य हैं। तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति में, ठीक है। चलो आगे आओ। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति होती है। अब देखो मानवीय क्रियाकलाप, जैसे मानव क्रियाकलाप अभी मैंने आपको बताया, जैसे ग्रामीण बस्तियां हैं, अब बस्तियों का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, आदि ये प्रश्न है। अब इस प्रश्नों को अपन क्या है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इन प्रश्नों का अपन भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है। तो मानव भूगोल की प्रकृति आपको समझ में आई। हाँ अब नेक्स्ट आओ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है। अब समझते आओ समझो थोड़ा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को, कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। देखो इसमें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आएगा कि मानव भूगोल में अपन जिन
बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जिन चीज़ों का अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन जनसंख्या, ठीक है। अब देखो जनसंख्या कैसे है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, कहाँ पे जनसंख्या विरल है, कहाँ पे जनसंख्या सघन है, ठीक है ना, कहाँ पे लिंगानुपात कम है, कहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है, इन सब बिंदुओं का अध्ययन अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। दूसरा पॉइंट आओ, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। अब देखो जिन प्रदेशों में मानव निवास कर रहा है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का स्तर क्या है, वहाँ पे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और कितना किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके वहाँ का जो मानव है वो अपना जीवन यापन कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, इन सब का अध्ययन करते हैं अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला पॉइंट आओ, सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है ना। अब जिस प्रदेश में मानव समूह निवास कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किस प्रकार होता है, या भारत का सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का खान पीन क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, कालिक अनुक्रम। अब देखो जहाँ पे मनुष्य निवास कर रहा है, ठीक है ना, अब मनुष्य के भौगोलिक जो संबंध होते हैं ना वो गतिशील होते हैं। मनुष्य के और प्रकृति के जो आपस में भौगोलिक संबंध होते हैं ना इनके, वो में से क्या है, गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अब प्राचीन काल से जैसे मनुष्य रहता आ रहा है तो वो क्या है, प्रकृति को प्रभावित करता रहता है और प्रकृति भी मनुष्य को प्रभावित करती रहती है। तो इनके संबंध जो होते हैं ना वो हमेशा गतिशील रहते हैं। तो समय के अनुसार, समय के साथ साथ इन संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, समय के साथ साथ मनुष्य का भौगोलिक संबंध है, मनुष्य के जो भौगोलिक संबंध है उन संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन होता आया है, उन सबका अध्ययन भी अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अगला टॉपिक आओ, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, ठीक है ना। अब जिस प्रदेश में मनुष्य रह रहा है, मानव समाज निवास कर रहा है, वहाँ पर जो प्रादेशिक संगठन है, प्राकृतिक संगठन किस प्रकार का है भाई, वहाँ पे ठंडे प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, या वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का अधिक मात्रा पाई जाती है, या समतल मैदान है, या फिर तटीय क्षेत्र है, किस प्रकार का वहाँ का प्रादेशिक संगठन कैसा है, और उस प्रादेशिक संगठन से वहाँ का जो मानव है वो किस प्रकार समायोजन करके अपना जीवन यापन कर रहा है, किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है, इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट देखो, दूसरे प्रदेशों से संबंध। अब देखो जिस प्रदेश में मानव समूह निवास कर रहा है तो विश्व में जितने भी प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश क्या होते हैं, संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई भी प्रदेश, विश्व में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो कि सभी संसाधनों के लिए स्वयं में आत्मनिर्भर हो, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, सभी प्रदेश संसाधनों के लिए एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं। तो आपस में उनके व्यापारिक संबंध कैसे हैं, किस प्रकार से एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, इन सभी बिंदुओं का भी अध्ययन करते हैं अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा मानव भूगोल का अर्थ, उसकी परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जो मैंने आपको विचारधाराएं बताई थी, वो विचारधाराओं के बारे में, संभववाद, नीतिवाद और नवनीतिवाद के बारे में, ठीक है।